हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं, आप देख सकते हैं घटना चक्र का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ये सारा का एपिसोड हो जाएगा। मतलब 3 एपिसोड होगा इसका और तीनों में एकदम फाइनल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका एक बार डिस्कशन ज़रूर देख लीजिए। प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे आपके पास सब कोई के पास होगा घटना चक्र का किताब, तो बीपीएससी के लिए स्पेशल जो निकाला है, जिसमें विगत बहुत मतलब समझिए कि 92 से शायद प्रश्न उसमें दिया हुआ है अभी 2023 तक, ठीक है। तो आप उसमें देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए, वो वही पैटर्न रहेगा बिल्कुल बीपीएससी में, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ते जाता है समय, स्थिति और काल के अनुसार। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है ये है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है। एंशिएंट इंडिया चल रहा है और उसका 2 एपिसोड हो गया है और उसमें मुझे लगता है कि 2-3 एपिसोड और होगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें। तो मिडिवल इंडिया में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। कहता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो क्या हो जाएगा, अगर गुलाम वंश का प्रथम शासक की बात कर दिया जाए तो यहाँ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाता है। अगर बात करें हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर शासनकाल की बात कर दिया जाए तो 1206 से लेकर के 1210 तक है, ठीक है। हालांकि 1210 में ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाते हैं जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कहा जाता है कि बचपन में कहा जाता है इनके बारे में कि एक व्यापारी था। आप लिख ही लीजिए उस व्यापारी का नाम। अगर व्यापारी को देखें तो एक काजी थे जिनका नाम था, एक नया पे ले ले ठीक रहेगा, उनका नाम था देखिए काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोकी। अब्दुल ये नाम पूछा जाता है, अब्दुल अजीज़ कोकी नाम रहता है इनका, ठीक है, कोकी नाम रहता है। और इन्होंने क्या किया, निसापुर से इस व्यक्ति को, किसको, ऐबक को लेकर के आया, कहाँ पे, गजनी में। और गजनी में इसे गोरी के हाथों क्या किया, बेच दिया, ठीक है। एक व्यापारी होते हैं जो छोटे से उम्र में ही समझिए कि जो ऐबक होते हैं, ऐबक उसको खरीद लेता है ऐबक को, ठीक है। और ये निसापुर का जो बाज़ार होता है वहाँ से ये लेकर के आते हैं गजनी में, जहाँ पे क्या होता है, गोरी को बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, किसका, गुलामों को ख़रीदने का। और यही गोरी के हाथों ये काजी फ़खरुद्दीन जो अब्दुल अजीज़ कोकी हैं वो क्या करते हैं, गजनी में गोरी के हाथों ये उस ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है कि हर शिक्षा से परिपूर्ण रहता है। और इनके बारे में कहा जाता है ऐबक के बारे में कि कुरान को बड़ी ही सुरीली आवाज़ों से ये समझिए कि उसका कथक करते थे, ठीक है, यानी कि सुरीली आवाज़ों से पढ़ते थे। यही वजह था कि इनका नाम कुरान खान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको कुरान खान भी कहते हैं, इनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि पहला गुलाम वंश का इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। अगर कह सकते हैं कि तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी लिख लीजिए। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और चीज़ कहा जाता है कि इसने अपने जीवन में कभी भी सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया। इन्होंने हमेशा मलिक और सिपह सलार का जो पद था इसी से उन्होंने क्या किया, संतुष्ट रहा, ठीक है। किसी से, तो मलिक होता है और सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार का जो पदवी है सिपह सलार, और यही जो पोस्ट होता है इसी से ये क्या रहते हैं, खुश हो जाते हैं बेचारे,
ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, इस व्यक्ति को कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा, जब सुल्तान बना, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा नहीं, एक्चुअली दिल्ली का सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिएगा इनके समय में जब ये समझिए कि दिल्ली मतलब समझिए दिल्ली सल्तनत की जब यानी कि गुलाम की जब स्थापना किया, तो इनको सबसे ज़्यादा डर इनके जो सहपाठी थे, कह सकते हैं कि इनके जो जैसे कुबाचे यलदोज हो गए, इनसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। और वही यही वजह था कि ये देखिएगा ये जो क्षेत्र होता है पश्चिमी का जो क्षेत्र होता है, इन्होंने लाहौर में ही अपनी राजधानी बना ली। और लाहौर में राजधानी इसलिए बनाया ताकि यहाँ से सुरक्षा कर सके, यानी कि जो बाहरी जैसे यहाँ पे यलदोज वगैरह है उसको भारत में प्रवेश करने से क्या करे, मना कर सके। और इसलिए क्या कहा जाता है कि इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर में बना ली, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये दान दिया करते थे, और यही वजह था कि इनको लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाख बख्श के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और भी कर लीजिए, इनको लाख बख्श के भी नाम से, जैसे लाख बख्श के भी नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहा जाता है कि इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इन्होंने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का देखिएगा, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का क्या किया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। और यहाँ पे देखिएगा लगभग 1208 ईस्वी में ही इनको क्या कर दिया गया, दास्ता से मुक्त कर दिया गया। पूछा जाता है कि 1208 ईस्वी में इनको दास्ता से मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ये दास्ता जो है, दास्ता से मुक्त कर दिया गया। और कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में क्या हो गया, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है इतना डिस्कशन। आइए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए क्या कहते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, जो आपने इतना देखा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश। अगर इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है तो इल्तुतमिश को किसने खरीदा था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। हालांकि देखिएगा कि जब इल्तुतमिश बहुत ही मतलब समझिए कि शरीर से काफ़ी स्मार्ट व्यक्ति था। और कहा जाता है कि एक समय था कि जब इसके जो मतलब समझिए कि जो ख़रीदा था, इसका भाव इतना ज़्यादा लगा दिया कि गुस्सा से गोरी ने क्या किया, बैन करवा दिया। तो चुपके से इसके व्यापारी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि तुम दिल्ली लेकर के आना, हम इसको खरीदेंगे। क्योंकि उस समय गोरी था, तो गोरी के सामने कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ चलता वलता था नहीं। तब क्या हुआ कि ये मुँहमंगा पैसा दिया, इल्तुतमिश को खरीदा। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का शादी भी किससे करा दिया, इल्तुतमिश से करा दिया। और इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि इसने जब ये गद्दी को धारण किया, तब इसने देखिएगा चालीसा का स्थापना किया था। क्या किया था, 40 सरदारों का एक गुट था, उसका स्थापना किया था। बाद में क्या किया, बलबन ने इसी चालीसा दल को क्या किया, बलबन ने समाप्त कर दिया। क्या किया, इसने समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया, यानी कि चालीसा दल को। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश को लगा कि हमारी बेटी से योग्य कोई सम्राट हो ही नहीं सकता है, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को क्या कर दिया, यानी कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक है। इतना सारा डिस्कशन है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ। तो कुतुबुद्दीन में प्रश्न सब पूछा हुआ है, सारा का सारा बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है और वही हम करा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी की बात कर दी जाए तो देखिएगा ये राजधानी कहाँ होता है, लाहौर में होता है। कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है। और ये चीज़ देखिए लाहौर में स्थापना क्यों करता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए, अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत में यहाँ दिल्ली है, तो ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में स्थापना करना चाहिए था। लेकिन ये राजधानी देखिएगा यहीं पे, जहाँ पे आक्रमण जो होता है ना, आक्रमण इसी के क्षेत्र में, यानी कि ये जो क्षेत्र होता है लाहौर का, यहीं पे ये क्या करते हैं, इसका अपना राजधानी स्थापित कर लेते हैं। क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर किससे होता है, यलदौज से होता है। क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये वैधानिक मतलब समझिए कि उत्तराधिकार की जो मांग उस समय कर रहा था, इससे सबसे ज़्यादा डर था। क्योंकि ये आक्रमण करने का इसको भय ज़्यादा लगता था। आक्रमण करने के लिए एक रास्ता क्या था, तो यही तो क्षेत्र था आक्रमण करने का, ठीक है। इतनी जो दायरा है, इसी से जितने भी प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे, या कभी कभी आधुनिक भारत में कुछ ऐसे भी देखेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा आक्रमणकारी यही पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है, यहीं से तो सब आता है, ठीक है। और इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को क्या किया, लाहौर बसाया था, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, तो यहाँ देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाता है मस्जिद हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्जिद हो जाएगा। और एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं, कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 2.5 दिन में करवा दिया था। इसका निर्माण कितना दिन में करवाया था? 2.5 दिन में करवाया था। यही वजह था कि मतलब मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और भी देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और भी देख लें तो ठीक रहेगा। देखिएगा दिल्ली में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या निर्माण करवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए दिल्ली में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का क्या किया? मस्जिद का इसने स्थापना करवाया था। ठीक है, और ये देखिए जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थापित करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिएगा दिल्ली में ही कुतुब मीनार का, दिल्ली में क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका? तो यहाँ देखिए कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का जब निर्माण करवाया तो इसको पूरा किसने करवाया था? तो इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको क्या किया? पूरा करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको पूरा करवाया था, इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना देखा। तो देखिए एक चीज़ और भी देख लीजिए, कहता है कि दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है हम इसलिए बताया है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, यहीं से बार बार पलट के इधर से उधर प्रश्न पूछा जाता है। कहता है कि दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया किसने? ऐबक ने किया। अजमेर में अगर 2.5 दिन की झोपड़ा की बात कर दिया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। अगर दिल्ली में कुतुब मीनार की अगर बात कर दिया तो निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए चौथा कहता है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? यहाँ देखिए प्रश्न पूछ दिया, क्या कहता है? कहता है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। क्या किया? ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का। और ये कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ हुआ? तो देखा जाता है ये दिल्ली में हो जाता है। लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया? तो पूर्ण इसको क्या किसने करवाया था? इसको इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इसी ने पूर्ण करवाया था। और ये आंसर हो जाता है कौन होता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए इल्तुतमिश की बेटी का नाम होता है रजिया सुल्तान। ठीक है, और रजिया सुल्तान मतलब समझिए कि प्रथम शासिका थी मतलब मेडिवल इंडिया में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान कर दिया? ये देखिए बहुत ही VVI प्रश्न होता है। कहता है कि मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम बार अक्ता या इक्ता जो कहा जाता है अक्ता प्रदान किया? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमारा आंसर हो जाता है बी हो जाता है। क्या हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा मोहम्मद गोरी के युद्ध में यानी कि 1191 और 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का बहुत ही ज़्यादा क्या किया? हेल्प किया था। तो इसी देखिए जब 1192 का युद्ध हुआ था, 1192 का युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ था, तराइन के द्वितीय युद्ध, तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से ही यानी तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी ने क्या किया? जीता। तो इस जीतने की एवज में या खुश होकर के किसने? तो गोरी ने। देखिए गोरी ने क्या किया? गोरी ने इसी से खुश होकर के इकता इसे प्रदान कर दिया। ठीक है, इसको इकता प्रदान कर दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान कर दिया? तो प्रथम अक्ता किसको प्रदान कर दिया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान कर दिया। और एक चीज़ ये देखा जाता है जब देखा जाता है 1192 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस तरीके से सफलता मतलब दिलाई यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में, और मोहम्मद गोरी को लगा कि ये वाकई में बहुत ही कमाल का चीज़ था, यानी कि हमारे सफलता में हमारे जीत में इसका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा। तब देखिए उसने क्या किया यहाँ पे देखिएगा। तो 1192 ईस्वी में कुहराम एक जगह है जिसका नाम है
कुहराम होता है, एक होता है कुहराम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। एक हो जाता है कुहराम और दूसरा होता है समाना। कुहराम और दूसरा होता है समाना। समाना दोनों का क्या किया, दोनों का प्रशासक जो है इसको नियुक्त, मतलब प्रशासक बना दिया। क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया, ठीक है। किससे खुश होकर के 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की क्या हुई, विजय हुई, तो कुहराम का और समाना एक जगह है जो मतलब प्रांत है, उसका क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। किसको बना दिया, तो यहाँ पे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। और एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ और भी देख लीजिए, नया पेज ले लिया जाए। कहा जाता है कि 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक पता है क्या हुआ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया हमेशा। किसके रूप में, यानी कि गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, प्रतिनिधि के रूप में क्या किया, हमेशा काम किया। कब से कब तक, 1191-92 से लेकर के 1206 तक प्रतिनिधि के रूप में इसने काम किया था, ठीक है। और ये होता है इसका मतलब, ये आंसर हो जाएगा कि एकता सबसे पहले किसको दिया गया, गोरी के द्वारा, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। और भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम वक्ता प्रदान किया, तो यहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। कहता है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, ये बार बार पूछा गया है बीपीएससी में, ये एक बार नहीं पूछा गया, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो मुस्लिम विजेता की अगर बात कर दिया तो देखिएगा ये हो जाता है बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी की अगर बात कर दिया जाए तो ये मोहम्मद गोरी का दास होता है। कौन होता है, ये गोरी का दास हो जाता है। क्या हो जाता है, गोरी का दास हो जाएगा, गोरी का दास हो जाएगा। और पता है इसने क्या किया, बख्तियार खिलजी ने यहाँ देखिए नालंदा विश्वविद्यालय और प्लस में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया गया। इसने क्या कर दिया, समझिए कि आग लगा दिया, जला दिया। कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये आग लगाया था तो लगभग वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ में जो किताबें थी, वहाँ पे जो ग्रंथें थी, लगभग 3 माह तक जलते रह गया। सोचिए कितना बड़ा लाइब्रेरी हुई, दुनिया का विश्व का सबसे मतलब समझिए कि बड़ा होगा। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो देखिए इसको स्थापना किया था कुमारगुप्त ने, गुप्त वंश का सम्राट था। और विक्रमशिला की अगर बात करिए तो विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश का सम्राट था जिसका नाम था ये धर्मपाल, ठीक है। क्या नाम था, धर्मपाल नाम था। तो ये किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। और एक चीज़ और भी देखा जाए कि 1202 से लेकर के 1203 तक इसने क्या किया, बंगाल पर आक्रमण कर दिया। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। ये देखिएगा यहाँ पे 1200 मतलब 2 से लेकर के 1202 से लेकर के और 1203 तक इसने क्या किया, इसने बंगाल पर आक्रमण किया। किसने, बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और बंगाल का जो सम्राट था जिसका नाम क्या था, लक्ष्मण सेन, ठीक है। यानी कि 1202 से 3 तक क्या कर दिया, बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल का सम्राट था लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन था। ये बेचारा डर के भाग गया, कहाँ चला गया, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर बंगाल के क्षेत्र में चला गया। और कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि तुर्की सेना ने जब नदिया में प्रवेश किया तो वहाँ पे इतना ज़्यादा काट मार और धन को लूटा कि हद से ज़्यादा। क्या किया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो धन को लूटा गया। कहाँ पे लूटा गया, तो नदिया में लूटा गया। और ये किसका क्षेत्र था, तो यही लक्ष्मण सेन का क्षेत्र था। यानी कि बंगाल में 1202 से 30 के बीच में क्या किया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है कि लूटपाट किया गया। और अगर पूछा जाता है कि इसका वर्णन, यानी बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण होता है बिहार में, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो देखिएगा इसका वर्णन आपको मिलता है बख्तियार खिलजी का। ये देखिए इसका मिलता है मिनहाजुद्दीन सिराज, यानी कि मिनहाजुद्दीन सिराज का तबकाते नासरी में, इसका तबकाते नासरी में इसका वर्णन मिलता है। ये बहुत ही VVI है, क्या है, ये बहुत ही VVI है, ठीक है, ये बहुत ही VVI है। ये कहता है कि इस यानी कि बिहार में आक्रमण का वर्णन कहाँ पे मिलता है, इसका सोर्स क्या है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज का जो ग्रंथ है तबकाते नासरी में बख्तियार खिलजी के यानी कि
आक्रमण का वर्णन मिलता है। और कहता है यहाँ इसमें ये कहता है कि बिहार में पहली आक्रमण यानी कि मुस्लिमों का पहला आक्रमण किस किताबों में, किस ग्रंथों में मिलता है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज के तबकात नासरी में मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी देख लीजिए, तो ऐसा और ले लीजिए, एक चीज़ और भी देखिए, कहा जाता है कि 1100 यानी कि 1193 ईस्वी में, ये देखिए 1100 अगर 93 ईस्वी की बात कर दिए तो 1193 ईस्वी में ही यह क्या करता है, बिहार पर आक्रमण करता है 1193 में। और देखिएगा 1203 ईस्वी में इस बंदे की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है 1203 ईस्वी में, क्या होता है इसका, ये लिख लीजिए, आक्रमण होता है इस समय में, पूछा जा सकता है। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो देखिएगा 1206 हो जाता है। तो 1206 इसमें क्या हो जाएगा, 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसका, बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी किसका दास होता है, तो गोरी का दास होता है। ठीक है, इतना जान गए हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है कि बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ पे, तो देखिए मैंने किया था इसका, तबकात नासरी में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। देखिए बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है, तो क्या होता है, तबकात नासरी में इसका वर्णन है। ठीक है, और इसको किसने लिखा, अगर लिखने की बात यहाँ पे देखा जाए तो कौन लिखता है, तो यहाँ पे देखिए मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा। ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा, किसका, तबकात नासरी का। तबकात नासरी का बिहार में वर्णन यानी बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण है उसी से संदर्भ में ये साक्ष्य देता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नालंदा, क्या कहता है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। देखिए हमने बताया था नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसमें आग लगा दिया था। और कहा जाता है कि किसने किया था, ये बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था, तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। देखिए बख्तियार खिलजी कहा जाता है धन संपत्ति लूटने के साथ ही साथ जो बौद्ध मतलब जो मंदिर थे उसको भी लूटा। और ये कहा जाता है कि जो वहाँ पे विक्रमशिला और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, इतनी प्रसिद्धि थी कि दुनिया का समझिए कि बहुत दूर दूर से लोग यानी कि जो बौद्धिज्म में थे, बुद्ध की शिक्षा के लिए, बुद्ध के दर्शन के लिए यहाँ पे आया करते थे। ठीक है, और बख्तियार खिलजी ने उसे बर्बाद कर दिया, उसमें आग लगा दी। तो कहा जाता है कि लगभग वो धधकता रहा 3 माह तक, 3 महीने तक उसमें आग लगी ही रह गई। ठीक है, इस तरीके से मतलब उसके बारे में कहा जाता है। और इतना विशाल और इतना मतलब व्यापक रूप में होगा वहाँ की लाइब्रेरी और वहाँ के बहुत सारे जो किताबों का संग्रह होगा। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसको, इल्तुतमिश ने अपना किसको नियुक्त किया, तो इल्तुतमिश की अगर बात कर दिए तो क्या हो जाएगा, मलिक जानी आंसर हो जाता है इसका। क्या हो जाएगा, मलिक जानी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार, क्या प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया, तो मलिक जानी को नियुक्त किया। कौन हो जाता है, ये मलिक जानी हो जाता है। देखिए 1225 ईस्वी में कहा जाता है, यहाँ पे 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया था, बिहार शरीफ और राढ़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अगर बात कर लीजिए यहाँ पे तो बिहार शरीफ और एक जगह है राढ़ पर क्या कर लिया, राढ़ पर इसने अधिकार कर लिया। कब, तो 1225 में। किसने, तो यही इल्तुतमिश ने कर लिया। ठीक है, और कहा जाता है कि अधिकार करने पर जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं देख लीजिए, राजमहल की जो राजमहल की पहाड़ियाँ का तलहटी की अगर बात कर दी जाए तो देखिए तेलिया गड्ढी एक जगह है, तेलिया गड्ढी, क्या नाम है, तेलिया गड्ढी एक जगह है। कहा जाता है कि तेलिया गड्ढी जो है इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश से तेलिया गड्ढी के समीप मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि सिसामुद्दीन एबाज को क्या किया था, पराजित किया था। यानी कि सिसामुद्दीन जो एवाज था उसको पराजित किया। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसी के जगह पे मलिक जानी को क्या कर दिया गया, सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, मलिक जानी को क्या कर दिया गया, सूबेदार बना दिया गया। तो ऐसे इसके बारे में देख लेते हैं, सूबेदार बना दिया गया। तो एक चीज़ और भी देखिएगा, कहा जाता है कि जब उसने एबाज ने अधीनता स्वीकार की तो
अधीनता स्वीकार करने के बाद कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने क्षमा तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इल्तुतमिश को लगता था कि नहीं, हम अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता के लिए हम ऐसे लोगों को चुनाव करें, ऐसे लोगों को चुनाव करें ताकि हमारा विकास के साथ साथ हमारा विस्तार भी हो सके। और यही वजह था कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनाया, और 40 सरदारों के गुट को ही चालीसा दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चालीसा दल के नाम से जानते हैं। और चालीसा दल की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। हालांकि अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश के समय में चालीसा दल ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, लेकिन बाद में चल के अगर बात करते हैं हम लोग बलबन के समय में, या बात करते हैं इल्तुतमिश की बेटी के समय में, रज़िया सुल्तान के समय में, तो ये चीज़ें समझिए कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यानी कि इनके हाथों के कठपुतली जो भी सरदार उसके यानी कि जो भी सुल्तान बनता है, इनके हाथों की कठपुतली हो जाता है। और कहा जाता है कि बलबन कतई और कभी नहीं चाहता था कि चालीसा दल का क्या बने, हम हाथों की कठपुतली बने, क्योंकि इल्तुतमिश ने चालीसा दल में बलबन को भी डाल रखा था। ठीक है, बलबन को भी इसमें शामिल कर दिया था। ठीक है, यही वजह था कि बलबन चाहता था कि हम इस दल को ही समाप्त कर दें। जब तक इस दल को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने मतलब समझिए कि अपने तरीके से राज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिएगा ये आपका हो जाएगा 10 की अगर बात कर दिया तो ये मतलब समझिए कि बहुत VVI हो जाता है। कहता है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बलबन। और देखिए बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है बहुत ही समझिए कि कठोर है, और यही वजह था। सबसे बड़ी बात है कि बलबन जब गद्दी पे बैठा तो ये चालीसा दल का ही एक सदस्य था, यानी कि 40 जो लोग थे, 40 जो सरदार थे, इसका मान सम्मान और इज्जत इस तरीके से नहीं करते थे। और यही वजह था कि ये अपने आप को कहीं खास दिखाना चाहता था, ताकि उनसे स्थिति थोड़ा सा बेहतर होगा तभी वो लोग उनका डर मानेंगे। और यही वजह था कि इसने चालीसा दल को क्या किया? दबा दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब देखते क्या होता है, राजत्व का सिद्धांत इसमें क्या दिखाता है। देखिएगा इसके बारे में कहा जाता है, मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि नियाबती खुदाई, इसने राजत्व के सिद्धांत में, देखिएगा इसको देखते रहिएगा, नियाबत ए खुदाई, ठीक है, इसने कहा नियाबत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। मतलब क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि हो जाएगा, प्रतिनिधि हो जाएगा। और ये बात पता है किससे बताता है? ये अपने बेटा को बताता है, बुगरा खां को। राजत्व की सिद्धांत जितना बेहतर तरीके से बताता है वो मतलब समझिए कि बुगरा खां क्या होता है? डर जाता है। देखिएगा तुगरिल खान के साथ जिस तरीके से बंगाल में ये कर देता है बलबन, मतलब समझिए कि उस शासक बनने के लिए जब आमंत्रित किया जाता है बलबन के द्वारा, तो उसका बेटा ही डर से वो नहीं आता है कि दिल्ली की गद्दी पे मतलब राज किया जा सके। वो कहता है कि मुझे बंगाल में ही पसंद है, बंगाल में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए नियाबती खुदा ये कहता है कि ये जो पद है ईश्वर का प्रतिनिधि के तौर पे हमें मिला है, यानी कि हम ईश्वर के बाद दूसरा मतलब आदमी हैं, और ये आदमी इसलिए है कि ईश्वर ने हमें भेजा है क्या करने के लिए? यहाँ पे राज करने के लिए। ठीक है, और उसका सिद्धांत और भी देखिए कहता है, और भी एक चीज़ और भी कहता है, जिल्ले इलाही। ठीक है, एक और भी है, कहता है कि जिल्ले इलाही कहता है, जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब। क्या कहता है? ईश्वर का प्रतिबिंब। यहाँ पे ईश्वर का क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। पूछा जाता है कि नियाबत खुदाई मतलब क्या होता है? तो ईश्वर का प्रतिनिधि हो जाएगा। और देखिए जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। कहने का मतलब है ये निरंकुशता को बहुत ज़्यादा दिखाता है। कहने का मतलब है कि अगर बलबन के ज़ुबान से अगर कोई भी शब्द निकल गया तो उसके लिए कानून ही है, उसको किसी तरह यानी कि आवाम को मानना अनिवार्य है, उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। यानी कि सुल्तान जो भी काम करता है वो बिल्कुल समझिए कि ईश्वर काम कर रहा होता है।
यानी कि ईश्वर के द्वारा जो प्रतिबिंब है या ईश्वर का जो प्रतिछाया है या प्रतिनिधि के तौर पे कह सके तो ये कोई सुल्तान अपनी प्रजा के लिए कभी गलत कर ही नहीं सकता। और यही वजह था कि बहुत सारे यहाँ पे राजत्व का सिद्धांत लागू किया गया और लोगों को डरा के रखा गया। यानी कि जो राजत्व का सिद्धांत जिस तरीके से बलबन ने अपने आप को स्थापित करता है, शायद दिल्ली सल्तनत या कोई भी बादशाह इस तरह से नहीं कर पाता। ठीक है, और यही वजह था कि बड़ा दूर दूर से लोग आते थे। इनके राजत्व यानी कि इनकी राजत्व की जो कहानी थी, इनकी जो प्रसिद्धि थी, बहुत दूर दूर तक फैल गया था। और यही वजह था कि बहुत सारे लोग इनको देखने आते थे। राजत्व में देखा जाता है कि कभी भी हंसी मजाक और इनके चेहरे पे ठिठोलिया वाली बातें नहीं थी, बहुत ही सीरियस रहते थे। और कहा जाता है बलबन के बारे में कि लड़कियां जो थीं, यानी कि उन्होंने अपना अंगरक्षक जो रखा था, नंगी तलवारें लेकर के हमेशा रहती थी, यानी कि बहुत ही अलग किस्म से, ताकि सब लोग डरे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी देख लीजिए ताकि लगेगा। बलबन के बारे में कहा जाता है कि इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। थोड़ा सा फैक्ट पे भी बात कर ली जाए। इन्होंने रक्त और लौह की नीति क्या किया था? अपनाया था। देखिए, रक्त और लौह की नीति पूछा जाता है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? लौह की नीति किसने अपनाया था? तो पूछा जा सकता है ये सब। तो ये बलबन ने अपनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसने चालीसा दल का क्या किया? दमन कर दिया। अगर बात कर दिया जाए तो चालीसा का क्या किया? चालीसा दल का क्या कर दिया था? चालीसा दल का दमन कर दिया। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात कर दिया है तो देखिए दीवानी अर्ज की स्थापना इसने किया था। दीवानी अर्ज की स्थापना बार बार पूछा जाता है। ये सैन्य विभाग है, क्यों स्थापित किया गया था? तो देखिएगा बार बार पश्चिमोत्तर का क्षेत्र था जहाँ से बार बार आक्रमण हो रहे थे मंगोलों का। और एक चीज़ और भी है, मंगोल आक्रमण में ही बलबन के बेटा का, बड़ा बेटा का मतलब समझिए कि हत्या हो गया, मर गया। लेकिन एक चीज़ और है, जब यहाँ के संदेशवाहक ने जब बलबन को बताया, जब दरबार में बैठा हुआ था बलबन, तो उसके बारे में बताया गया तो उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं आया। लेकिन जब ये दरबार ख़त्म हो गया, जब एकांत में गया तो फुट फुट के रोया, बहुत ही ज़्यादा रोया। इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम था अपने बड़े बेटा से। ठीक है, तो ये क्या किया? दीवाने अर्ज की स्थापना की। ठीक है, पूछा जाता है दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सैन्य विभाग है, ये क्यों स्थापित किया गया था? तो मंगोलों के सामना करने के लिए सेना का मतलब गठन करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये देखिए, इन्होंने सिजदा का, अगर बात की जाए तो सिजदा का स्थापना किया था। सिजदा और पाबोस का। सिजदा का मतलब होता है, ये ईरानी सा प्रथाएँ थी। जैसे सिजदा का मतलब होता है, अगर कोई आदमी अगर सुल्तान से मिलना चाहेगा तो मतलब समझिए कि सिजदा करे, यानी कि सर झुकाएगा, या कह सकते हैं ये जो पगड़ी जो बांधता है, यानी कि कह सकते हैं, बारिश हो रहा लग रहा है, यानी कि पगड़ी क्या करेगा? उतार करके और सुल्तान के लिए मतलब कर सके विनय अनुनय विनय के साथ वो करेगा। उसके बाद रहा पाबोश की, अगर बात कर दी जाए तो पाबोश में देखिएगा पैर चूमना होता है। ठीक है, और क्या होता है? पाबोश होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? पाबोश हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात कर दें यहाँ पे देखा जाए तो ईरानी प्रथा, नौरोज प्रथा इन्होंने लागू किया था। ठीक है, क्या किया था? नौरोज प्रथा लागू कर दिया था, नौरोज प्रथा लागू कर दिया था। उसके बाद बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये तुगरिल खां को जिस तरीके से करते उससे उस तरह से क्या हो जाता है, इनके बेटा भी भयभीत हो जाते हैं, बुगरा खान। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ें यानी कि बलबन से संबंधित है और ये सारा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये सब भी करा दिया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया? 11 की अगर बात कर दिया तो किसने अपनाया? तो देखिए बलबन ने इसको अपनाता है। किसने अपनाता है? बलबन ने। कौन? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। एक चीज़ और भी देखिए, कहता है बलबन कि जब भी हम किसी नीच कुल को देखते हैं ना तो मेरा खून खौल जाता है और मेरी हाथें गुस्सा से तलवार के मोठ पे चली जाती है, ऐसा लगता है उसका हम गर्दन काट दे, गला काट दे। ये कहता है कौन? बलबन। और ये देखिए कहता है कि नहीं, हम नीच कुल के लोगों को देखना पसंद नहीं करते। यही वजह था कि अपने वंशज के बारे में कहता है कि अफरा सियाब से हम, अफरा जो सियाब है इससे हमारा ताल्लुकात है। हम बहुत ही उच्च और बहुत ही मतलब उन्नत किस्म के नस्ल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कहता है, बलबन कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों, चीज़ों को समझिए, शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ने यह कथन किस सुल्तान के लिए है? तो ये किसके लिए हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में
देखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में मतलब क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्या कहता है? क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये कहा अगर मैं राज्य की भलाई अथवा अगर ये किसने कहा, मतलब कहता है अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने ये बात कहता है। और देखिएगा, इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। रक्त और तलवार की नीति अपनाई। तलवार की नीति, ठीक है, रक्त और तलवार की नीति अपनाई। और इनके बारे में कहा जाता है, देखिएगा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया, और ये कहा जाता है कि ये कभी कभी शरीयत का उल्लंघन कर देते थे, और यही वजह था कि उलेमा जो लोग थे इनसे बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि जब इन्होंने दक्षिण भारत की विजय जिस तरीके से करना शुरू कर दिया, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही बढ़ गई। और यही वजह था इस व्यक्ति को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, या सिकंदर सानी के भी नाम से जानते हैं हम लोग, सिकंदर सानी के नाम से, ठीक है, सिकंदर सानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मतलब 12 हो जाता है। और इल्तुतमिश के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। इल्तुतमिश के बारे में अगर कहा जाए तो देखिएगा, ये प्रथम अगर इनके बारे में कहा जाए तो ये वास्तविक संस्थापक थे। किसका? वास्तविक संस्थापक से दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना किया था। और बलबन की बात कर दिया है तो दीवाने अर्ज बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनका, दीवाने अर्ज फेमस है। और बलबन के बारे में राजत्व सिद्धांत जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कह दिया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो तुगलक वंश का, अगर दिल्ली सल्तनत की बात कर दी जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा और सबसे ज़्यादा ब्रेन वाला और दिमाग वाला होता है, लेकिन यही व्यक्ति असफल हो जाता है। यह व्यक्ति असफल हो जाता है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? किसके विरुद्ध मृत्यु हो गई? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा जफ़र खान नाम हो जाता है। इनका क्या नाम हो जाता है? जफ़र खान नाम होता है। कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है? तो ये नाम होता है जफ़र खान, ठीक है। और इनका अगर नाम देखा जाए तो कि मूल नाम क्या होता है जफ़र खान का, तो देखिए इनका नाम है हिजाबुरुद्दीन। इनका नाम रहता है हिजाबुरुद्दीन नाम रहता है इनका मूल नाम रहता है कि इनका जफ़र खान का मूल नाम रहता है। और ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के, अगर इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इनके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के मतलब समझिए कि जो बहन होती है, अलाउद्दीन खिलजी के बहन के बेटा ये रहता है, यानी कि जफ़र खान जो रहता है अलाउद्दीन खिलजी के यानी कि बहन का बेटा रहता है। और यही वजह होता है कि ये अपना सेनापति भी इसको नियुक्त करते हैं। और हालांकि अगर देखा जाए तो मंगोलों के आक्रमण में जफ़र खान क्या करता है, एक बार की बात होती है कि जफ़र खान क्या करता है, मंगोलों को हरा देने के बाद उसके जो नेता है उसको बंदी बना करके दिल्ली लेकर के आता है। लेकिन फिर दोबारा जब मंगोल आक्रमण होता है तो उस मंगोल आक्रमण में यह जफ़र खान की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है जफ़र खान की, ठीक है। इस समय कहा जाता है किसी जफ़र खान की यानी कि किली की लड़ाई में, अगर बात कर दिया कि किली की लड़ाई में इनकी मृत्यु हो जाती है। किली की लड़ाई में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसका? जफ़र खान का। और ये बात होता है 1299 में। 1299 में किली की लड़ाई होती है, किसके बीच में? जफ़र खान के बीच में और मंगोलों के बीच में, और उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर बात करिए तो कि 1298 में मंगोल आक्रमण जब होता है 1298 में उसमें जफ़र खान सफल हो जाता है। और जफ़र खान क्या करता है, मंगोल के एक नेता रहता है उसी को बंदी बना लेता है और लेकर के आता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, कहाँ? दिल्ली में। फिर दोबारा जब आक्रमण होता है, क्योंकि मंगोल एकदम चैन से रहने नहीं देते हैं दिल्ली सल्तनत वालों को, ठीक है। और यही वजह होता है कि 1200 जब यहाँ 99 की बात होती है तो किली की लड़ाई होती है मंगोलों के बीच में, और दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो बेचारे मारे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि रानी पद्मिनी, क्या कहता है? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या रहता है? उनके पति का नाम देखिए राणा रतन सिंह नाम हो जाता है। क्या नाम रह जाता है? राणा रतन सिंह नाम हो जाता है, ठीक है, राणा रतन सिंह नाम हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए कहा जाता है ना
कि ये जो कहानी है, ये कहानी किसके समय में है। तो देखिए पद्मावत जो है, पद्मावत उसी में ये लिखा गया है। देखिए अगर पद्मावत की बात कर दिया है, थोड़ा सा इसको समझिए, पद्मावत की बात की जाए तो इसको लिखता है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन लिखता है? मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है। और किसके समय में ये किताब ग्रंथ को पूर्ण करता है? तो शेर शाह के समय में, ठीक है। ये किताब शेर शाह के समय में क्या होता है? पूर्ण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये बात उस समय की है, कब की है? 1540 की बात है। कब की बात है? 1540 में ग्रंथ लिखी जाती है। लेकिन अगर बात करें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी का काल कब से कब हो जाता है? तो 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है? शासनकाल रहता है। और देखिए ये किताबें लिखी गई 1540 में। अब देखिए इसका संदर्भ हम आपको बताते हैं। हालांकि पद्मावत जब मूवी आई हुई थी तो बहुत सारे राजपूत लोग और बहुत सारे ये लोग एक संगठन एक दूसरे में लड़ गए थे। हालांकि देखिए कहानी में कोई ऐसा दोनों का रिलेशन है नहीं, ठीक है। ये कहाँ से हुआ? तो अमीर खुसरो ने, देखिएगा यहाँ पे हम बता ही देते हैं आपको। देखिए अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, अमीर खुसरो ने। और देखिएगा उसमें हीरो का नाम था सुलेमान। उसमें हीरो का नाम क्या था? सुलेमान नाम था, ठीक है। और हीरोइन का नाम था सैबा। ये दोनों के बीच में सैबा, ठीक है, सैबा नाम रहता है। और दोनों के बीच में देखा जाए तो प्रेम प्रसंग वाली एक नाटक होती है। क्या रहती है? एक नाटक होती है। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें एक्टर का नाम था, मतलब समझिए कि जो नायक था उसका नाम था सुलेमान और नायिका का नाम था सैबा। बाद में कहा जाता है कि इसी का आधार बनाकर किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने इसी सुलेमान का नाम क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी कर दिया, ठीक है। इसी सुलेमान का नाम अलाउद्दीन खिलजी कर दिया और इस सैबा का नाम क्या कर दिया? पद्मिनी कर दिया, पद्मिनी कर दिया। जो पद्मिनी कहाँ के? राजा रतन सिंह की पत्नी है और चित्तौड़ की क्या है? ये शासिका है। यानी कि चित्तौड़ की क्या है? ये रानी हो जाती है चित्तौड़ की, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी को इस तरीके से दिखा दिया जाता है, किसके द्वारा? पद्मावत मूवी में, जिसके वजह से समझिए कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, इससे कोई रिलेशन उसका है ही नहीं होता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं कि इतिहास पढ़ते नहीं हैं, मतलब किसी के कहे हुए बात पे समझ जाते हैं कि राजपूतों की बीवी के साथ मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, बट ऐसा कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ऐसे कवि होते हैं, बहुत ऐसे नाटककार होते हैं जो राजा के लिए या कुछ दूसरा कहानी कहना चाहते हैं, उसका अर्थ कुछ और लोग निकाल लेता है। इतिहास को पढ़ने से समझ में आएगा ना। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, क्या कहता है प्रश्न। देखिए कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय अगर देवगिरी की बात कर दिया जाए तो देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए ये हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रामचंद्र देव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और दक्षिण भारत के अभियान में देखबे करते हैं, दक्षिण भारत के अभियान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा यहाँ पे तो भूमिका किसका होता है? अगर देखिए तो मलिक काफूर का होता है। मलिक काफूर ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई दक्षिण भारत के विजय में। तो अगर बात करिए कि रामचंद्र देव कहाँ के शासक थे, तो ये देखिएगा ये दक्षिण भारत के वारंगल का, ठीक है, ये वारंगल के क्या होते हैं? ये देखिएगा ये सम्राट होते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये दोनों के बीच में युद्ध होता है, यानी कि देखिएगा जब ये मलिक काफूर दक्षिण भारत में जाकर के रामचंद्र को हराते हैं तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और ये कहा कि ठीक है एलिचपुर के हम आए, क्या करेंगे, यानी कि सम्राट को हम देना स्वीकार करेंगे। कौन? तो रामचंद्र देव की बात यहाँ पे हो रही है, रामचंद्र देव की बात हो रही है, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा कहा जाता है, उसी समय कहा जाता है कि मलिक काफूर यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी के मतलब क्या सैनिकों ने जब गुजरात में अटैक किया था तो वहीं पे मलिक काफूर मिला था। कहाँ पे? गुजरात विजय में ही मिला था। कौन? मलिक काफूर। और मलिक काफूर क्या है? मलिक काफूर की अगर बात कर दिया है तो देखिएगा मलिक काफूर एक समझिए कि ट्रांसजेंडर है। अगर जिसको हिजड़ा की बात करते हैं तो हिजड़ा हो जाता है। और यहीं पे बघेल जो सम्राट थे उन्हीं के यहाँ से ये गुजरात में इनको प्राप्त किया जाता है मलिक काफूर को, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न आपका हो जाता है 16 नंबर की प्रश्न की अगर बात कर दी जाए तो देखिए क्या कहता है। कहते हैं यहाँ पे किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है।
क्या कहता है कि किस सुल्तान के काल में खालिशा यानी कि खालसा भूमि की बात कर दिया है तो सरकारी भूमि को बोलते हैं। सरकारी भूमि को ये बोला जाता है खालसा भूमि। विकसित हुई तो किसके समय में? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये सब चीज़ें हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखिए मिल्क के रूप में कहा जाता है कि बहुत सारे सुल्तानों ने अपने यानी कि सरदारों को, या आप कह सकते हैं कि जो इक़्तादारों को क्या कर दिया था, ज़मीन बांटा था। कभी पेंशन के एवज में बांट दिया, कभी वेतन के एवज में बांट दिया, कभी इनाम में बांट दिया, और यहाँ तक कि कभी कभी मिल्क के तौर पे अगर देखा जाए तो कभी कभी धार्मिक कार्यक्रम के लिए भी क्या कर दिया जाता था, ज़मीन को दे दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा तो इन सारे लोगों से क्या कर दिया, इन सारे लोगों से समझिए कि जो दिया गया था राज्य के द्वारा वो सारा का सारा ज़मीन छीन करके और खालसा में क्या किया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है, परिवर्तन कर दिया खालसा में। ठीक है, और यही वजह होता है कि सबसे ज़्यादा खालसा भूमि का जो पैमाना होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने शक्ति को बढ़ाना चाहता था और इसके लिए उसके पास धन संपत्ति का होना ज़रूरी था। और दूसरी बात ये था कि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे अमीर लोग मजबूत हो जाए, क्योंकि अमीर लोगों की मजबूती का प्रबल विरोध करता था। कि उसको ये मानना था कि अगर यहाँ पे अमीर या सरदार कोई मजबूत हो जाता है, या हो सकता है दो चार अगर साथ में मिल जाए तो हो सकता है सरदार यानी कि सुल्तान के खिलाफ क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा और विद्रोह कर देगा। और यही वजह था कि उन सारे लोगों को कमज़ोर बनाना हमेशा चाहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि अलाई दरवाज़ा का यहाँ पे देखिए, अलाई दरवाज़ा की निर्माण किस सुल्तान ने किया। अलाई दरवाज़ा की अगर बात कर दी जाए तो किसने किया, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है अलाई दरवाज़ा का निर्माण। देखिए अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है, अगर अलाई दरवाज़ा की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा इसको कहा जाता है लोटस बर्ड भी कहा जाता है। इसको यहाँ देखिएगा लोटस बर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, लोटस बर्ड्स भी कहा जाता है। अगर बात यहाँ पे किया जाए कि इसको दूसरे नाम से अगर जाना जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्ड्स हो जाता है। ठीक है, लोटस बर्ड्स के भी नाम से जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अलाई दरवाज़ा का क्या किया था, निर्माण किया था अलाई दरवाज़ा का। ठीक है, तो थोड़ा सा और भी देख लेते हैं इनके बारे में। देखिएगा इनके बारे में कहा जाता है मतलब इनके बारे में कि इन्होंने इस मतलब समझिए अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण किया था, अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण जब इन्होंने किया था दरवाज़ा का, तो देखिए ये किसके निकट था, ये कुतुब मीनार के निकट था। किसके निकट था, तो कुतुब मीनार के निकट था। और सबसे बड़ी बात है कि इसका निर्माण किससे हुआ, तो देखिएगा लाल पत्थर और संगमरमर से, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। किससे हुआ था, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। पत्थर से, ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ था। और कहा जाता है कि 1311 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कहाँ हुआ, कुतुब मीनार के पास हुआ। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर या संगमरमर से बोल सकते हैं। और 1311 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवा दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का सबसे ज़्यादा निर्माण करवाया, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा, तुगलक वंश का सम्राट था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, अगर बात कर दी जाए कि सबसे पहला जो सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया, कौन निर्माण करवाया था, तो यहाँ देखिए गयासुद्दीन तुगलक होता है। कौन होता है, गयासुद्दीन तुगलक है जो सर्वप्रथम क्या करता है, नहरों का निर्माण करवाता है। लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। कौन होता है, फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। और देखिए फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, जो पूछा जाता है। अगर मेंस में देखिए तो उसमें भी पढ़ने को मिलेगा। ये देखती है तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी इसने, तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। ठीक है, तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने बहुत सारे कल्याणकारी काम किए। और यही वजह होता है कि इस व्यक्ति को निरंकुश कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए और भी देख लेते हैं क्या कहता है। इसके बारे में कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि हिसार फिरोजा। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है हिसार फिरोजा
या फिरोज़ाबाद की बात कर दिया, हिसार फिरोज़ाबाद, ठीक है, या जौनपुर की बात कर दिया, तो जौनपुर पूछा जाता है। ये सब जौनपुर नगर का क्या किया था, इसने बसाया था या निर्माण किया था, ठीक है, ये पूछा जाता है। हिसार का स्थापना फिरोज़ाबाद के, जौनपुर का स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और देखिए इसने बहुत सारा कल्याणकारी काम किया, इसी वजह से इस व्यक्ति को यानी कि कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है, ठीक है, निरंकुश शासक कहा जाता है। किसको, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। और ये देखिएगा इसने दीवान खैरात की स्थापना किया था, ठीक है, क्या किया था, दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। अगर बात की जाए दीवान खैरात की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान खैरात क्या है, दान विभाग है, ये क्या होता है, दान विभाग हो जाता है, दीवान खैरात, ठीक है। दीवान खैरात की स्थापना कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक, और ये होता है दान विभाग हो जाता है। उसके बाद अगर बात कर दिया जाए तो दीवान इस्तिहाक होता है, दीवान ए इस्तिहाक हो जाता है, क्या होता है, इस्तिहाक होता है। दीवान इस्तिहाक की स्थापना कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक। और क्या होता है, इस्तिहाक का मतलब होता है पेंशन विभाग, क्या होता है, पेंशन विभाग हो जाता है, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, दीवान खैरात की स्थापना कौन करता है, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और दीवान खैरात की बात करें तो ये हो जाता है दान विभाग। उसके बाद बात करते हैं दीवान इस्तिहाक का, तो दीवान इस्तिहाक होता है पेंशन विभाग। एक और भी देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दीवान बंदगान। अगर पूछा जाए तो दीवान ए बंदगान की स्थापना करता है, बंदगान की। और ये क्या होता है, दास विभाग होता है, क्या होता है, दास विभाग होता है। इससे भी दास का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। तो ये होता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखा जाए तो इतनी सारी चीज़ें होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफ़ा, क्या कहता है, दार उल शफ़ा क्या है, दार उल शफ़ा क्या है, कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफ़ा क्या हो जाता है। तो दार उल शफ़ा की अगर बात कर दिया तो देखिएगा यहाँ पे एक खैराती अस्पताल होता है, क्या होता है, एक खैराती अस्पताल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाता है। और ये देखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने जब इसकी स्थापना किया मतलब दारुल शफ़ा का, तो देखिए एक खैराती अस्पताल है। यहाँ पे कुशल जो हकीम है, हकीम इसको रखा गया। ये नहीं कि बस पटना में जिस तरह से झोला छाप डॉक्टर है उस तरह से नहीं है, ठीक है। यानी कि इस समय में यहाँ पे कुशल जो हकीम था फिरोज शाह तुगलक ने रखा था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। और ये एक चीज़ और भी देखा जाए इनके बारे में, फिरोज शाह तुगलक ने हज यात्रा का प्रबंध किया था, वो भी राज्य के खर्चे पे। ये बहुत बड़ी बात थी, यानी कि हज यात्रा का भी प्रावधान उन्होंने किया था। अगर बात कर दिया जाए तो हज यात्रा वो भी राज्य के खर्चे पे, खास खर्चे पे पहली बार, यानी कि किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने पहली बार यानी कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर क्या किया, जजिया कर लगाया। इनके बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग 30 प्रकार के करों को हटा करके मात्र 4 प्रकार के कर का ही क्या किया, स्थापना किया। 4 प्रकार के कर का ही क्या किया, इसने स्थापना किया, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि इस व्यक्ति को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। देखिएगा सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, अकबर, ठीक है। और ये सल्तनत युग का जो अकबर है, यानी कि सल्तनत युग का जो अकबर किसने किया था, एलिफिंस्टन ने कहा था। किसने कहा था, एलिफिंस्टन ने कहा था, याद रखिएगा। यानी कि फिरोज शाह तुगलक को FST हम लोग लिखते हैं, FST फिरोज शाह तुगलक, FST को यानी कि सल्तनत युग का अकबर किसने कहा, तो देखिए एलिफिंस्टन ने कहा था, ठीक है। तो इतनी सारी फैक्ट थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। देखिए दिल्ली सल्तनत का मतलब समझिए कि फिरोज शाह तुगलक बहुत ही मतलब समझिए कि कमाल का सुल्तान रहता है। ये
समझिए कि रोज़गार पे, बेरोज़गार पे, तुष्टीकरण पे, उलेमाओं के तुष्टीकरण पे, सब लोगों के तुष्टीकरण पे काम करता है और सभी लोगों को नाराज़ नहीं करता, सभी लोगों को खुश रखता है। ठीक है, ये है फिरोज़ शाह तुगलक। कहता है कि सुल्तान बेरोज़गारों को रोज़गार दिलवाया। ठीक है, ये हमारा 20 नंबर सवाल हो जाता है और ये होता है फिरोज़ तुगलक। ठीक है, देखिए इसने एक दफ्तर की स्थापना किया था। ठीक है, इसने क्या किया था, बात किया जाए तो दफ्तर की स्थापना किया था। ठीक है, इसने देखिएगा, इसने दफ्तर की स्थापना की थी। अगर बात की जाए यहाँ पे तो दफ्तर की क्या होता है, स्थापना होता है, यानी कि रोज़गार दफ्तर का स्थापना होता है। कौन, तो ये करता है फिरोज़ शाह तुगलक करता है, फिरोज़ शाह तुगलक करता है। ठीक है, और इसमें ये देखा जाता है कि योग्यता और गुण के आधार पे ही पद दिया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए। तो ये होता है योग्यता और गुण के आधार पर। अगर बात कर दी जाए तो योग्यता और गुण के आधार पे क्या करता है, पदों का बंटवारा करता है। उसमें योग्यता को ज़्यादा वरीयता देता है, गुण को ज़्यादा वरीयता मतलब वरीयता देता है। ठीक है, और इस तरह से बेकारी की समस्या का हल कर देता है। क्या करता है, बेकारी की समस्या का क्या करता है, हल कर देता है। और एक चीज़ देखिएगा, कहा जाता है कि इतना ही नहीं, लगभग अपने शासनकाल में 1200 फलों के बागानों का निर्माण स्थापना करता है, यानी कि 1200 फलों को बागान क्या करता है, बागान लगाता है। और इससे भी क्या होता है, इससे बेच करके रोज़गार पैदा किया जाता है। कौन करता है, ये फिरोज़ शाह तुगलक करता है। कौन करता है, फिरोज़ शाह तुगलक करता है। और इसी के समय में देखिए, फिरोज़ शाह तुगलक के समय में एक और ले लीजिए फिर, फिरोज़ शाह तुगलक करता है कि बहुत सारे, यानी कि दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाले जो फिरोज़ शाह तुगलक के पहले जो सम्राट होते हैं, जो सुल्तान होते हैं, लगभग 23 प्रकार के कर लगाते हैं। 23 प्रकार का क्या होता है, कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिरोज़ शाह तुगलक क्या करता है, फिरोज़ शाह तुगलक 4 प्रकार का कर लगाता है, 4 प्रकार का। चलिए 4 प्रकार का कर देख लीजिए। 4 प्रकार की अगर बात कर दिया तो खराज होता है, एक होता है खराज। ठीक है, खराज होता है, एक होता है ज़कात। ठीक है, और एक होता है क्या, जजिया, और एक होता है खुम्स। एक होता है कौन सा, खुम्स होता है। ठीक है, और ये 4 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, किसके द्वारा, तो फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा ये लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सबसे अधिक गुलाम की अगर बात कर दिया तो किस क्या कहता है, सबसे अधिक गुलाम, लगभग 1,80,000 से कहीं ज़्यादा गुलाम थे। किसके समय में, फिरोज़ शाह तुगलक के समय में, फिरोज़ शाह तुगलक के समय में। और इनकी सुरक्षा के लिए, उनका निरीक्षण के लिए दीवान बंदगान एक विभाग रखा गया था। कौन सा, तो देखिएगा यहाँ पे दीवान बंदगान होता है। क्या होता है, दीवान ए बंदगान। दीवान ए जो बंदगान है, ये इनके रक्षा के लिए रखा जाता है, दीवान ए बंदगान। लगभग इन्होंने क्या किया था, 1,80,000 क्या कहता है, दासों को ये रखते हैं। और कहा जाता है प्रत्येक दास को 10 से लेकर के 100 मतलब समझिए कि टंका के बीच में क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। ठीक है, 10 से लेकर के 100 यानी टंका के बीच में क्या किया जाता है, इनको वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए तो किसने किया था, तो ये देखिए 22 नंबर क्या हो जाता है, 22 नंबर हो जाता है फिरोज़ शाह तुगलक। और इसने इसमें कितने फल लगवाए थे, 1200 बागान लगाए थे, 1200 बागान। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है, वहाँ भी देखें हम लोग। उसके बाद देखिए कहता है फ़ारसी यात्री अब्दुल रज़ाक। कौन सा, फ़ारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासन काल में क्या हुआ था, भारत आया था। तो कौन हो जाएगा, अब्दुल रज़ाक की बात करिए जाए तो देवराय कौन हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय हो जाए, अब्दुल रज़ाक। और अब्दुल रज़ाक की अगर बात कर दिया है तो ये कौन यात्री होता है, तो देखिए फ़ारसी यात्री होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए हम लोग, अगर देखा जाए तो ये अगर देवराय द्वितीय की बात करिए तो ये संगम वंश से बिलोंग करते हैं। किसी संगम वंश से। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, ये विजयनगर साम्राज्य की बात होती है, ये विजयनगर मतलब विजयनगर साम्राज्य की बात होती है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 4 वंश शासन कर रहे होते हैं। कौन कौन होते हैं, 4 वंश होते हैं। संगम, देखिए एक हो जाएगा संगम, सालो, तुलो, और नेक्स्ट होता है आरवीडू होता है। ठीक है, आरवीडू होता है। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात कर दी है तो 4 जो वंश है यही यहाँ पे राज करते हैं। और यही देवराय द्वितीय का संगम किससे है, ये आपको
किससे हो जाता है, मतलब संगम वंश से। संगम वंश के अगर संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो हरिहर और बुक्का करते हैं। कौन करते हैं, हरिहर और बुक्का करते हैं, ठीक है, हरिहर और बुक्का करते हैं। ये सब याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, हरिहर और बुक्का करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्थापना और थोड़ा सा और भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने तो देखा कि भाई अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आते हैं, तो ये देवराय कौन हो जाते हैं, देवराय द्वितीय हो जाते हैं। अगर बात कर दिया कि देवराय प्रथम के समय में कौन आता है यात्री, तो यहाँ पे देखिए देवराय प्रथम के बारे में अगर बात कर दिया जाए, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, इसमें एक पेज ले लेते हैं। अगर देवराय प्रथम के बारे में पूछा गया है बीपीएससी में, अगर बात कर दिया देवराय प्रथम के समय में कौन आता है, तो देखिए देवराय प्रथम के अगर बारे में बात किया जाए तो इटली का एक यात्री रहता है। इटली का अगर यात्री रहता है, देखिएगा इटली का यात्री रहता है, इटली का, जिसका नाम है निकोलो कोंटी। क्या नाम रहता है, निकोलो कोंटी नाम रहता है यहाँ पे, ठीक है, निकोलो कोंटी नाम रहता है इसका, ठीक है। और निकोलो कोंटी कहाँ का है, इटली का है। और किसके समय में आता है, संगम वंश के सम्राट के समय। कौन, तो देवराय प्रथम के समय में आता, पूछा गया है। और अब्दुल रज़्ज़ाक किसके समय में आया था, तो देखिए ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। निकोलो कोंटी जो इटली यात्री है, किसके समय में आता है, तो देवराय प्रथम के समय में आता है। अब देखिएगा एक संबंध होता है, जैसे संबंध की अगर बात करी जाए तो कृष्णदेवराय का एक संबंध होता है हमेशा पुर्तगालियों के साथ। कृष्णदेवराय की अगर बात कर दिया जाए, कृष्णदेवराय की अगर बात कर दिया तो देखिएगा इनके समय में एक था जिसका नाम था बारबोसा, यानी कि डोमिंगो पायस। अगर देखते हैं डोमिंगो पायस, और एक दूसरा भी यात्री होता है जिसका नाम है बारबोसा नाम रहता है, ठीक है, बारबोसा नाम रहता है। ये डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों पुर्तगाली यात्री रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं, पुर्तगाली यात्री रहते हैं। और पूछा जाता है कि डोमिंगो पायस किसके समय में आया था, निकोलो कोंटी किसके समय में आया था, और अब्दुल रज़्ज़ाक किसके समय में आया था। इसलिए मैंने जो भी वीवीआई इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने करवा दिया। और कृष्णदेवराय की अगर बात कर दिया यहाँ पे, तो किस वंश से थे, तो ये देखिए ये तुलु वंश से थे, ठीक है, तुलु वंश से थे ये। कौन, तो कृष्णदेवराय, ठीक है। और देवराय प्रथम और द्वितीय की बात कर दी जाए तो संगम वंश से हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, ठीक है, किस वंश का स्थापित हुआ, तो ये हो जाएगा सैयद वंश का। क्या हो जाएगा, बी की अगर बात करिए तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आपको बी हो जाता है, और ये हो जाएगा सैयद। तो यहाँ पे देखिएगा कहा जाता है किसके बारे में, या देखिएगा तैमूर, इनके बारे में कहा जाता है कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि महान मंगोल यानी कि सेनापति था। इसके बारे में क्या कहा जाता है, महान मंगोल सेनापति कहा जाता है। और उस समय देखिएगा कि उस समय जो कमज़ोर सम्राट थे और पतन के गर्त में जा रहे थे, उस समय यानी कि 1398 में इसका क्या होता है, भारत पे आक्रमण होता है। भारत पर क्या होता है, आक्रमण होता है, किसका, तैमूर का आक्रमण होता है, ठीक है। उस समय अगर सुल्तान की बात कर दिया, यहाँ पे सुल्तान की अगर बात कर दिया जाए तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद होते हैं। कौन होते हैं, उस समय देखिएगा नासिरुद्दीन महमूद होते हैं, यहाँ पे महमूद होते हैं, महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद होते हैं, यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद होते हैं। किसके समय में, यानी कि अगर बात कर दिया यहाँ पे तो तैमूर जो है, तैमूर के समय में ये होते हैं कौन, नासिरुद्दीन महमूद सम्राट होते हैं यहाँ के। और ये कब आक्रमण होता है, तो 1398 में होता है, ठीक है। कब होता है, 1398 में होता है। एक चीज़ और भी देख लें हम लोग यहाँ पे, ये नासिरुद्दीन महमूद के समय में एक कहावत बन गई है। अगर व्यंग की बात करें तो व्यंग हुआ है जिसमें तैमूर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। कहा जाता है कि दिल्ली से पालम तक ही इनका शासन रहता है, दिल्ली से पालम तक, ठीक है, पालम तक, इसलिए व्यंग बन जाता है। किसके समय में, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में देखा जाए तो शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है, ठीक है। यानी कि शहंशाह का शासक कहाँ से, दिल्ली से पालम तक ही फैली हुई है। और इनके बारे में लोग व्यंग कसते थे। व्यंग का मतलब होता है ना, मतलब मजाक करना, ठीक है, मजाक बनाया करते थे इनका। तो चलिए थोड़ा सा और पेज भी ले लिया जाए, ठीक है। और इसके बारे में देखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 1412 ईस्वी में, यानी कि नासिरुद्दीन जो महमूद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, तो 1412 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, जब मृत्यु इनकी हो जाती है तो ये 1413 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। किसको, देखिएगा दौलत खां को
दिल्ली का क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। किसने? सरदारों ने सुल्तान बना दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी है, कहा जाता है कि इसी का एक सूबेदार था जिसका नाम था खिज्र खां। इसका एक सूबेदार था जिसका नाम क्या था? खिज्र खां था। और खिज्र खां ने क्या किया? इसको पराजित कर दिया। किसको? दौलत खां को। और खिज्र खां ने जब पराजित कर दिया, मतलब किसको पराजित किया? दौलत खां को पराजित किया, तो इसने एक नए राजवंश की स्थापना की। और खिज्र खां के बारे में कहा जाता है कि तैमूर जो है, ये तैमूर की ये क्या थे? तैमूर के ये सेनापति थे, ठीक है। ये सूबेदार थे, कह सकते हैं कि तैमूर के ये क्या थे? सेनापति थे, ठीक है, तैमूर। और इनके बारे में कहा जाता है खिज्र खां को तैमूर ने लाहौर का सूबेदार बनाया था। खिज्र खां को तैमूर ने क्या किया था? लाहौर का क्या किया था? लाहौर का सूबेदार बनाया था, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए ताकि प्रश्न जब भी आप बनाइए तो आपसे आराम से बन जाए। तब इसने खिज्र खां ने क्या किया था? 1414 में अगर बात कर दिया यहाँ पे तो देखिएगा, 1414 में इसने क्या किया था? सैयद वंश की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी? तो सैयद वंश की नींव डाली थी। सैयद वंश की नींव डाली थी यही, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ें होता है। सैयद वंश की स्थापना 1414 में किसने? खिज्र खां ने यहीं पे ये नींव डाल देता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। लास्ट है, अंतिम है। कहता है यहाँ पे, देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो जाएगा। कौन हो जाता है? सिकंदर लोदी हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और भी है, ये आपको लगभग 78 के राउंड में सारा प्रश्न है। आप देखिएगा कि जितना भी 92 यानी कि 1992 से लेकर के 2023 तक लगभग मतलब समझिए कि 78 या 79-80 के राउंड में प्रश्न पूछे गए हैं, वो टोटल का टोटल हम करा देंगे। इसके बाद सेकेंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड आ जाएगा, और मतलब 2 एपिसोड और होगा, उसमें टोटल का टोटल आपको हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, एक बार आप जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज खूब कर लीजिए, और जितना मतलब बनता है रिवाइज करने का रिवाइज करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाइए ताकि आपका समझिए कि प्रश्न भी ठीक हो जाए और स्कोर भी बढ़े, क्योंकि आपको स्कोर बढ़ाना है। और स्कोर बढ़ाने की आप स्टडी करिए, और सबसे ज़्यादा डिस्कशन भी देखने की कोशिश करिए कि डिस्कशन में क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि देखिए हम डिस्कशन वहीं से देते हैं जहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, ताकि मतलब समझिए कि जब कभी अगर क्वेश्चन टकरा जाए तो आराम से आप बना सके, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करा रहे हैं कि इधर उधर से मतलब आपको अच्छा से कराया जा सके। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि इसमें कहता है कि किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जिसका नाम है आगरा। तो देखिए आगरा का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। और ये सिकंदर लोदी किस मतलब कहाँ का सम्राट है? तो लोदी वंश का सम्राट है। कहाँ का? लोदी वंश का। तो देखिए सिकंदर लोदी के बारे में एक कहावत है, गज ए सिकंदरी जो है, गज ए सिकंदरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गज ए सिकंदरी की अगर बात कर दिया जाए तो ये एक पैमाना है, यानी कि मतलब नापने वाला है, मापन है, एक पैमाना है। इसका ये मतलब समझिए कि पैमाना है जो इसका स्थापना ये करता है, और बहुत दिनों तक ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम सवाल होता है कि किस सुल्तान ने एक नगर बसाया? तो आगरा बसाया सिकंदर लोदी ने, और ये गज सिकंदरी की यहाँ पे एक स्थापना होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है, ठीक। तो आप इसको ये अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प अगर पहुंचा रहा है या बहुत ही ज़्यादा मदद साबित हो रहा है, ठीक है, तो कम से कम इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर बहुत सारा करिए, ठीक है। और इसको बार बार देखिए ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।